Let us resume. एक बार वापस से सब लोग कंफर्म कर देंगे, ऑनलाइन आवाज स्क्रीन सब आ रही है प्रॉपरली, सब लोग वापस आ गए हैं या नहीं? परफेक्ट। चलिए, कंपनीज एक्ट में अपन क्या पढ़ रहे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ क्या पढ़ रहे थे अपन? मेंबर्स पढ़ रहे थे। पहला देखा अपन ने कौन सा? ओपीसी। दूसरा है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मतलब क्या? तीन यहां पर मेन अपनी कंडीशंस आती है। शुरुआत में वो एक और ये भी बोलते हैं कि मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड, पर ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन अभी तक नहीं दिया गया है, तो वो अपने लिए रिलेवेंट नहीं है। मेन तीन कंडीशन क्या है? by which by its articles restricts the right of transfer of its shares। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का जो राइट है बेसिकली जो फ्रीली ट्रांसफरेबल है उस पर रिस्ट्रिक्शन डाल दी है। एक्सेप्ट इन 1% कंपनी लिमिट्स मेंबर्स टू 200, मैक्सिमम कितने? 200 मेंबर्स रख सकती है। एंड तीसरी कंडीशन नीचे जो दी गई है, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू सब्सक्राइब टू सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। पब्लिक को जो नॉर्मली एक लिमिटेड कंपनी तो जनरल पब्लिक ऑफर कर सकती है सिक्योरिटी शेयर्स परचेस करने के लिए, वो प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। क्या तीन कंडीशन बोली अपन ने? रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स, दूसरा लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, एंड तीसरा प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट है उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन अपने को दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मेंबर जो है वो 200 मैक्सिमम, यहां पर मिनिमम नंबर होता है 2, बट मैक्सिमम कितना होता है? 200। अब ये 200 के कैलकुलेशन के लिए नहीं, क्या कुछ अपने को चीजें दी गई है। पहला, 2 और मोर पर्संस होल्ड 1 और मोर शेयर्स जॉइंटली देन ट्रीटेड एज सिंगल। दो या उससे ज्यादा लोग मतलब मिलकर के अगर शेयर होल्ड कर रहे हैं तो उनको अपन क्या कंसिडर करेंगे? एक ही पर्सन कंसिडर करेंगे जॉइंटली जो होल्ड कर रहे हैं। दूसरा, प्रोवाइडेड फर्दर पर्सन्स इन द एम्प्लॉयमेंट, जो लोग कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है प्लस मेंबर्स है, या फिर हैविंग बीन फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट वेयर मेंबर्स व्हाइल इन एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूड मेंबर्स आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट। अभी एम्प्लॉयमेंट में है एंड मेंबर्स है, या फिर पहले एम्प्लॉयमेंट में थे तब टाइम पर मेंबर्स भी थे, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, उन्होंने कंपनी छोड़ दी, मतलब जॉब छोड़ दी, बट मेंबर्स अभी भी है। ऐसे दोनों कैटेगरी के लोग ये 200 कैलकुलेट करने में कंसिडर नहीं किए जाएंगे, not be included in the number of members। प्राइवेट कंपनी के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या है? नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, एक्सेप्ट इन ओपीसी। ओपीसी में अपन ने बोला था एक भी चलेगा। मैक्सिमम 200 एक्सक्लूडिंग वो एम्प्लॉयज वगैरह का जो अपन ने देखा। राइट टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिस्ट्रिक्टेड है। इन्विटेशन पब्लिक को नहीं किया जा सकता टू सब्सक्राइब टू द सिक्योरिटीज। स्मॉल कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी, अपन नेक्स्ट एक स्मॉल कंपनी भी पढ़ेंगे, वो भी क्या रहेगी? एक प्राइवेट कंपनी रहेगी। एंड ओपीसी कैन ऑलवेज बी अ प्राइवेट कंपनी ओनली। ओपीसी जब भी बनाई जाती है वो एज अ प्राइवेट कंपनी ही बनाई जा सकती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज स्मॉल कंपनी, आता है बहुत बार इस पर क्वेश्चन। सेक्शन 285 क्या बोलता है? यहां पर क्या क्या कंडीशंस है? सबसे पहली, विच मीन्स स्मॉल कंपनी मतलब क्या? मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी तो वो नहीं चलेगी। अगर पब्लिक कंपनी है तो वो स्मॉल कंपनी नहीं है, पहले इस पे खत्म। तो पहली चीज प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। दूसरा, पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर की भी उसकी एक मैक्सिमम लिमिट दी हुई है, राइट? मैक्सिमम लिमिट पेड अप शेयर कैपिटल कितना रह सकता है उसका मैक्सिमम, वो नीचे दिया है अपने को 4 करोड़ रुपीज। एंड टर्नओवर कितना रह सकता है मैक्सिमम? 40 करोड़ रुपीज जो है वो उसका मैक्सिमम रह सकता है। टर्नओवर फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर देखना पड़ता है। अगर इमीडिएटली प्रीसीडिंग पहले के फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका टर्नओवर अप टू 40 करोड़ था एंड पेड अप शेयर कैपिटल उसका अप टू 4 करोड़ है, तो वो स्मॉल कंपनी बोली जा सकती है। प्लस पब्लिक कंपनी वो नहीं होनी चाहिए। पब्लिक कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ है, टर्नओवर जो है 10 करोड़ है, तो क्या वो स्मॉल कंपनी रहेगी क्या? नहीं। पब्लिक है ना, तो फिर वहां पर पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर का कोई मतलब नहीं आता। अब ये जो ऊपर इन्होंने लिखा है ना, ये लॉ की प्रोविजन है। अगर आप ऐसा की ऐसा लिख सकते हो बहुत अच्छी बात है। ऊपर उन्होंने क्या बोला है? पहले मेन प्रोविजन उन्होंने दी थी कि पेड अप शेयर कैपिटल के लिमिट अभी के लिए हम रखते हैं 50 लाख, बट इसको
बढ़ा करके कर सकते हैं हम कितना, अप टू 10 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब नॉट बी मोर देन 10 करोड़। टर्नओवर के लिए भी वैसे ही लिखा था कि अभी के लिए जब बनाई थी प्रोविजन तब लिखा था डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ बट इट मे बी इंक्रीज टू सच हायर अमाउंट प्रिस्क्राइब नॉट बी मोर देन 100 करोड़ रुपीज, राइट। अब यहां पर जो है ये लिमिट को उन्होंने जो पहले 50 लाख एंड 2 करोड़ रखी थी उसको बढ़ा करके अभी इफेक्टिव लिमिट है अपनी 4 करोड़ एंड 40 करोड़। तो अपने लिए एक ही फिगर रिलेवेंट है, 4 करोड़ एंड 40 करोड़। ये कहां पे दिया है, कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स अमेंडमेंट रूल्स, जो अमेंडमेंट करके उन्होंने किया था। देन ये स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट और किसको अप्लाई नहीं होता, होल्डिंग कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी को, सेक्शन 8 कंपनी को या फिर कंपनीज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, इन सभी को भी ये कंपनी स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। स्मॉल कंपनी कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, इट इज अ प्राइवेट कंपनी ऑलवेज, पेड अप कैपिटल, टर्नओवर यहां पर उन्होंने 52 करोड़ लिखा है, उसको काट करके 4 करोड़ 40 करोड़ लिख लेना। शुड नॉट बी सेक्शन 8, शुड नॉट बी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। देन आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब क्या, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। और क्या आसान रह सकता है इससे जिंदगी में, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। एंड मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब, अगेन लिखा है प्रोविजन में, आगे चल के प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, अभी के लिए नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड। पर यहां पर एक पॉइंट क्या निकल करके आता है छोटा सा, पब्लिक कंपनी है उसकी कोई सब्सिडरी है वो हमेशा क्या मानी जाएगी, पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। भले ही वो सब्सिडरी अपने आप में प्राइवेट हो बट स्टिल इट विल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। कंपनी विच इज अ सब्सिडरी of a company not being a private company shall be deemed to be public company even where such company, such subsidiary continues to be a private company. बट ये उल्टे इसमें लागू होगा क्या, प्राइवेट कंपनी है उसकी कोई सब्सिडरी है जो कि पब्लिक है, तो क्या वो सब्सिडरी को अपन प्राइवेट मानेंगे क्या, क्या लगता है आपको? क्या पूछ रहा हूं मैं, इट कैन हैव पब्लिक, मैंने क्या पूछा कि प्राइवेट कंपनी अगर है उसकी कोई सब्सिडरी है जो कि पब्लिक कंपनी है, तो क्या उसको अपन प्राइवेट कंपनी डीम करेंगे? नहीं, वो पब्लिक रह सकती है। बट पब्लिक कंपनी होल्डिंग कंपनी है, उसकी कोई सब्सिडरी इज अ प्राइवेट कंपनी, तो फिर उसको अपन प्राइवेट को भी पब्लिक ही कंसिडर करेंगे। मिनिमम नंबर कितने चाहिए यहां पर मेंबर्स, 7 चाहिए पब्लिक कंपनी में, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। एंड सब्सिडरी ऑफ पब्लिक डीम टू बी पब्लिक। नाउ सेक्शन 3(1)(a ये क्या बोलता है, कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पस बाय 7 और मोर पर्सन्स वेयर अ कंपनी फॉर्म टू बी अ पब्लिक कंपनी। डेफिनेशन बोलती है कि 7 या उससे ज्यादा पर्सन से आप बना सकते हो। मे बी फॉर्म फॉर लीगल पर्पस और लॉफुल पर्पस, इस पे आपका इंटर में एक क्वेश्चन भी आता है इंटरप्रिटेशन पर। यहां पर मे बी अपन ने पढ़ा तो ऐसा लगता है लॉफुल पर्पस के लिए बनाई जा सकती है, इसका मतलब क्या फिर अनलॉफुल के लिए भी बनाई जा सकती है क्या? नहीं, लॉफुल के लिए बनाई जा सकती है, मतलब वो मे बी का वहां पर मीनिंग है शैल बी, मतलब मैंडेटरीली वो लॉफुल पर्पस के लिए ही होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल क्या क्लासिफिकेशन है हमारे पास में, होल्डिंग एंड सब्सिडरी, पहला वाला इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हो, दे आर रिलेटिव टर्म्स। होल्डिंग कंपनी मतलब क्या, होल्डिंग कंपनी मतलब सिंपली जो एक सब्सिडरी है उसकी जो होल्डिंग कंपनी है उसको होल्डिंग बोलते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। होल्डिंग इन रिलेशन टू वन और मोर मींस कंपनी विच इज अ ऑफ विच सच कंपनी आर सब्सिडरी कंपनी। एक कंपनी है जिसकी कोई सब्सिडरीज है तो उस कंपनी सब्सिडरी के लिए वो कंपनी क्या हो जाएगी, होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। इसके लिए फिर क्या समझना जरूरी है, सब्सिडरी कंपनी समझना जरूरी है कि सब्सिडरी किस कब बोली जाएगी, एक कंपनी की होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी रिलेशन कब होगा वो अपन देखते हैं। सब्सिडरी कंपनी मतलब क्या, मीन्स अ कंपनी
इन विच द होल्डिंग कंपनी, दो कंडीशन, आइदर कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन कंट्रोल करती है, या फिर और एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, या फिर बी लिमिटेड का मोर देन 1/2, मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर जो है वो कंट्रोल करती है, मोर देन 50% वोटिंग पावर है, उस केस में भी वो क्या रहेगी, उस केस, इन दोनों भी केस में वो क्या रहेगी, ये कंपनी सब्सिडरी रहेगी और ये कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी रहेगी। अब एक एक चीज यहां पर क्या बोलते हैं, पहला तो कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड मतलब क्या, अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के सारे या एटलीस्ट मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को निकाल सकती है, अपॉइंट कर सकती है, राइट, तो उस केस में इट इज सेड टू बी कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। Composition deemed to be controlled if that other company by exercise of some powers exercisable at its discretion, अपने हिसाब से अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, तो उस केस में वो कंट्रोलिंग द कंपोजिशन बोली जा सकती है। दूसरा जो अपन ने बोला ना यहां पर, क्या कि एक कंपनी का दूसरे कंपनी में मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर का मोर देन 50% कंट्रोल है, वो जो कंट्रोल है वो आइदर डायरेक्टली ए का पूरा रहा तो चलेगा, दूसरा केस अगर ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड में 60% होल्ड करती है और बी लिमिटेड सी लिमिटेड में 60% होल्ड करती है, तो क्या ए को सी का होल्डिंग बोला जा सकता है या सी को ए का सब्सिडरी बोला जा सकता है क्या, यहां पर क्या लगता है? If A holds more than 50% in B and B holds more than 50% in C, तो यहां पर A को अपन होल्डिंग कंपनी एंड C को सब्सिडरी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लेयरिंग और लेयर्स, राइट। ये जो कंट्रोल है ना, ये लेयर्स के थ्रू भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए का बी में 60% कंट्रोल है, बी का सी में 60% कंट्रोल है, सी का डी में 60% कंट्रोल है, मोर देन 50% है, तो यहां पर बी सी डी तीनों भी तीनों ए की सब्सिडरी मानी जाएगी, सी और डी ये बी की सब्सिडरी भी मानी जाएगी, और डी जो है वो ए बी सी तीनों की सब्सिडरी मानी जाएगी, राइट। और ये सिर्फ शेयर होल्डिंग के इसके लिए, मतलब वोटिंग पावर के इसके लिए नहीं, जो कंट्रोल बोला ना अपन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, उसमें भी सेम अप्लाई होता। ए बी के डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है कंपोजिशन को, बी सी के किसको कंट्रोल करता है, सी डी के इसको, तो यहां पर ऑब्वियसली डी, यहां पर भी डी को सब्सिडरी माना जाएगा ए बी सी तीनों का। प्रोवाइडेड सच क्लास और क्लासेस होल्डिंग शैल नॉट हैव लेयर्स बियॉन्ड सच नंबर्स प्रिस्क्राइब्ड, अपन ने बोला इसको लेयरिंग बोलते हैं। अब ये लेयर्स जो है ना, वो कभी कभी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि भाई मैक्सिमम इतनी लेयर रखो ये वाली क्लास ऑफ कंपनी के लिए, इससे ज्यादा हम लेयरिंग अलाउ नहीं करेंगे। एक और पॉइंट अपन ने यहां पर ये लेयर्स तो देखा, दूसरा केस यहां पर एक बार ध्यान से सुन के फट से आंसर देंगे सब। ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड में होल्ड करती है 75%। बी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी है क्या? है, यस।
अब एक और कंपनी है सी लिमिटेड। ए लिमिटेड जो है सी लिमिटेड में होल्ड करती है 30% और बी लिमिटेड होल्ड करती है सी लिमिटेड में 25%। अब ए लिमिटेड जो है वो सी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है क्या, या फिर सी लिमिटेड जो है वो ए की सब्सिडरी है क्या? भूल गए सब लोग? A company shall be deemed to be a subsidiary even if the control referred to in subclause 1 or 2 is of another subsidiary of the holding company or with the subsidiary of another company with the control of another subsidiary company। यहां पर सी लिमिटेड को भी सब्सिडरी माना जाएगा ए लिमिटेड का। लेयरिंग तो चलता ही है, ए टू बी, बी टू सी, प्लस साथ में अगर ए लिमिटेड खुद से या अलोंग विथ इट्स सब्सिडरी होल्ड कर रही है मोर देन 50%, तो यहां पर भी ये कंपनी जो है वो उसकी क्या हो जाएगी, सब्सिडरी हो जाएगी। आया क्या याद? अच्छा, एक और चीज बस आखिरी ये बताओ, क्या सी लिमिटेड बी लिमिटेड की सब्सिडरी है क्या? क्या सी लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड की सब्सिडरी है क्या? नहीं है। यहां पर बी लिमिटेड का कंट्रोल कितना है, 25%। ये ए का कंट्रोल है 30%, पर बी क्या ए की होल्डिंग है क्या? ए बी की होल्डिंग है, बी ए की होल्डिंग नहीं है, राइट? बी जो है वो ए की सब्सिडरी है। यहां पर ए के साथ में उसका ऐसा रिलेशन चलेगा, ए ने 30%, इसने 25%, बट वो बी लिमिटेड की सब्सिडरी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि बी लिमिटेड का उसमें 25% ही शेयर या फिर होल्डिंग है। यहां पर इसमें लिखा है आपने, ऑन इट्स ओन और टुगेदर विथ वन और मोर ऑफ सब्सिडरीज कंट्रोल्स दैट मोर देन 50% ऑफ द पावर। अब ये वाला जो अपन ने बोला, ये वाला केस, ए की सब्सिडरी है बी, बी की सब्सिडरी, ऐसा मतलब बी और ए मिलकर के वहां पर होल्ड करते, ये वाला केस शेयर होल्ड कंट्रोलिंग द कंपोजिशन में एग्जैक्टली अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहां पर इसका 30% कंपोजिशन कंट्रोल कर रहा है या फिर ये 25% कंपोजिशन कंट्रोल कर रहा है, ऐसा स्पेसिफिकली नहीं बोला जा सकता, राइट? उस केस में इट वुड बी डिफरेंट। वहां पर लेयरिंग वाला जो है काम करेगा। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल्स सारे पढ़ लेंगे सब लोग, जो नीचे 2, 3 एंड 4 है ना।
ठीक है, एक बार वापस से समराइज करेंगे अपन। सब्सिडरी कब बोली जाएगी कोई भी कंपनी? जब उसमें मोर देन या तो 50% वोटिंग पावर का कंट्रोल है, या फिर दूसरी चीज कंट्रोलिंग द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। जो अपन ने एक चीज बोली कंट्रोलिंग द कंपोजिशन, उसके बाद में दूसरी चीज क्या बोली? मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर। टोटल वोटिंग पावर या कंपोजिशन लेयर्स के थ्रू दोनों भी चलेगा, ए का बी, बी का सी में, ऐसा चलेगा। दूसरी चीज जो कंपोजिशन अपन वो जो वोटिंग पावर की बात कर रहे हैं उस केस में क्या दिया हुआ है कि ए का 30%, बी का 25%, तो दोनों का मिला करके मोर देन 50% है, तो वहां पर भी चलेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन बी लिमिटेड इज ए लिमिटेड की सब्सिडरी। एक कंपनी खुद से या अलोंग विद इट सब्सिडरीज अगर कंट्रोल करती है मोर देन टोटल वोटिंग पावर, मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर, तो उस केस में दैट थर्ड कंपनी वुड बी सब्सिडरी ऑफ द मेन कंपनी, राइट। कंट्रोलिंग द कंपोजिशन में ऐसा कोई स्पेसिफिक दिया नहीं जाता है विद रिगार्ड्स टू टुगेदर विद द अदर सब्सिडरी, बट अगेन थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिया है। लास्ट में स्टेटस ऑफ प्राइवेट कंपनी, अगेन वो दिया है वापस से कि प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी इज, अगर वो पब्लिक है तो पब्लिक ही रहेगी, बट पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भले ही वो प्राइवेट है तो उसको पब्लिक माना जाएगा। नेक्स्ट इज एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या रहती है? इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। बी लिमिटेड ए लिमिटेड की एसोसिएट है, बी जो है वो ए की एसोसिएट है, ऐसा कब बोला जाएगा? जब ए का बी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रहेगा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या यहां पर? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजंस अंडर एन एग्रीमेंट। या तो 20% और उससे ज्यादा कंट्रोल रहेगा इसका, काय का? टोटल वोटिंग पावर का एक कंपनी का दूसरे कंपनी में, या फिर कंट्रोल ऑफ और पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजंस अंडर एन अग्रीमेंट। बट नॉट अ सब्सिडरी मोर देन 20%, बट लेस देन और अप टू वी कैन से 50%, राइट, अप टू 50%। ये एक छोटा सा पॉइंट है बट ध्यान में रखना, ऊपर अपन ने बोला मोर देन 1/2 मतलब मोर देन 50%, एग्जैक्ट 50% रहा तो क्या उसको अपन सब्सिडरी बोल सकते हैं क्या? नहीं। एक और चीज, क्वेश्चन पेपर में अपने को फिगर्स दिख जाते हैं बहुत बार कि इतने शेयर्स टोटल है, इतना शेयर्स वो होल्ड कर रहे हैं, तो क्या होता है कभी कभी ऐसा प्राइमा फेसी देख के लगता है अपने को कि अच्छा ये तो मोर देन हाफ ही शेयर्स जो है वो होल्ड कर रही है, बट एक्चुअली जब अपन कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर पे तो वो 48, 49 ऐसा कुछ तो भी परसेंटेज निकलता है। बहुत बार आईसीआई ऐसी कंफ्यूजिंग फिगर्स देती है कि अपने को देख के प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मोर देन 50% ही है, बट एक्चुअली थोड़ा ध्यान से उसको पढ़ना, वो कैलकुलेट करोगे तो वो उतना नहीं रहता है, ठीक है। देन एक और चीज एसोसिएट में, विच इज नॉट अ सब्सिडरी एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी, इसमें जॉइंट वेंचर कंपनी भी आ जाएगी। जॉइंट वेंचर मतलब क्या? मीन्स अ जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव द राइट्स टू द नेट एसेट्स, लाइक ए, बी एंड सी मिल करके क्या कर रही है? बोले जॉइंटली एक काम करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं डी। तो डी जो है वो ए की भी एसोसिएट है, बी की भी एसोसिएट है, सी की भी एसोसिएट रहेगी। देन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल, एक होती है लिस्टेड कंपनी, एक होती है अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या मतलब? which has any of its securities listed on any recognized stock exchange. recognized is the keyword. recognized stock exchange पर अगर listed है आपकी कोई शेयर सिक्योरिटीज तो वहां पर जो है आपकी जो सिक्योरिटीज आपके शेयर्स वगैरह लिस्टेड है, तो इस केस में यू विल बी अ लिस्टेड कंपनी। पर provided such class which have listed or listed intend to list such securities in consultation with SEBI not be considered as listed. क्या बोल रहे हैं वो? हम ऐसी कंपनीज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि भाई तुम्हारी लिस्टेड रही भी ना तो भी हम तुमको लिस्टेड नहीं मानेंगे। सेबी वगैरह ऐसा प्रिस्क्राइब कर सकती है, कोई कोई कंपनीज को ऐसा बोल सकती है। सिक्योरिटीज का मतलब क्या? वो सेक्शन 281 में दिया है। सेक्शन 281 में क्या दिया है
कि क्लॉज एच सेक्शन 2 ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में जो मतलब दिया है वही मतलब यहां पर है ऑफ सिक्योरिटीज। अंदर जाने की अपने को डिटेल नहीं है जरूरत। दूसरा अनलिस्टेड। अनलिस्टेड मतलब विच मीन्स अ कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, एज सिंपल एज दैट। देन फिफ्थ इज गवर्नमेंट कंपनी। अदर कंपनीज के इसमें पहला है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पर। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन अगेन यहां पर मार्क कर लेना, नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। नॉट लेस देन 51% मतलब 50.5% भी नहीं चलेगा। नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट या फिर मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट, राइट, या फिर वन स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा कोई भी होल्ड किया तो चलेगा। पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय वन और मोर स्टेट्स, एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडरी अगर रही उसको भी हम गवर्नमेंट कंपनी ही मानेंगे। एक और चीज वो बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल, हम लिखा है ना यहां पर, उसका मतलब तुम टोटल वोटिंग पावर ही समझो, वेयर शेयर्स विद डिफरेंट वोटिंग राइट्स हैव बीन इशूड। इसमें भी अपन ने दो बात की थी, एक रहता है वोटिंग पावर, एक रहता है पेड अप शेयर कैपिटल। नॉर्मली देखा जाए तो क्या होता है, हर एक शेयर को सेम वोटिंग राइट्स रहते हैं, राइट, एक शेयर एक वोट। वहां पर वोटिंग राइट देखो चाहे पेड अप शेयर कैपिटल देखो सेम रहेगा। बट अगर ऐसा है कि कुछ शेयर्स को अलग वोटिंग राइट्स दिए हैं, लाइक कुछ शेयर्स को बोला है तुम्हारे 5 शेयर मिला करके एक वोट होगा, कुछ शेयर्स को बोला है तुम्हारा एक शेयर इज इक्वल टू एक वोट रहेगा, वहां पर फिर क्या देखना पड़ेगा अपने को, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं। ऊपर अपने को वोटिंग राइट्स लिखा था, यहां पर पेड अप शेयर कैपिटल लिखा है। कंफ्यूज नहीं होने का, सिंपली एक चीज ध्यान में रखने का कि अपने को हर बार क्या ध्यान में रखना है, टोटल वोटिंग पावर, बस इसी को ध्यान में रखना है कोई भी केस में। अब अगर आपको सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल दिया है उसका मतलब भी टोटल वोटिंग पावर ही होता है। अगर टोटल वोटिंग पावर एंड पेड अप शेयर कैपिटल दोनों अलग अलग दिया है तो वहां पर अपने को यहां पर भी टोटल वोटिंग पावर ही कंसिडर करना है। समझा क्या ये वाला पॉइंट? ओके, एक और आखिरी चीज इसमें ये बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट का होल्डिंग है 25%, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का होल्डिंग है 10%, गुजरात स्टेट गवर्नमेंट का होल्डिंग है एक कंपनी में 10%, और एक गवर्नमेंट कंपनी है उसका एक होल्डिंग है इन ए लिमिटेड समझो, इसका 25, इसका 10, इसका 10, और गवर्नमेंट कंपनी है उसका होल्डिंग है 10%। क्या ए लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये तीनों का जो है कॉम्बिनेशन कंसिडर किया जाता है। वहां पर क्या लिखा था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स या फिर सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा ही चलेगा। गवर्नमेंट प्लस गवर्नमेंट कंपनी का जो है ऐसा कंपोजिशन नहीं चलेगा फॉर कैलकुलेटिंग 51% और मोर। इसी पॉइंट पर क्वेश्चन आया था एक दो अटेम्प्ट पहले। देन फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी मतलब क्या,
मीन्स अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो कि इंडिया के बाहर बनी है, बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। एक कंपनी जो कि इंडिया के बाहर बनी है, तीन कंडीशन आ गई अपने पास में यहाँ पर, इंडिया के बाहर बनी है बट प्लेस ऑफ बिजनेस है उसका इंडिया में, खुद से थ्रू एन एजेंट फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिकली कैसा भी चलेगा, एंड कंडक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। नेक्स्ट सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी क्या थी? बेसिकली चैरिटेबल एसोसिएशन या फिर चैरिटी के लिए कोई कंपनी जो बनाई जाती है टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, वो सब होती है सेक्शन 8 कंपनी। फॉर प्रमोशन ऑफ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, प्रोटेक्शन, एनवायरमेंट एक्सेट्रा, वो अपने प्रॉफिट जो है सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट्स के प्रमोशन के लिए ही अप्लाई कर सकती है। डिविडेंड मेंबर्स को पे नहीं कर सकती, राइट। इसके एग्जांपल्स कौन से आते हैं अपने पास में? FICCI, एसोचैम, नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, CCI एक्सेट्रा, ये सब बहुत सारे ऐसे जो भी ये सब एसोसिएशन कंपनीज है वो सब आती है। नाउ सेक्शन 8 कंपनी कोई भी बना सकता है क्या उठे सुठे? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर। सेक्शन 8 allows सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन विद लिमिटेड लाइबिलिटी विदाउट एडिशन ऑफ द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। सेक्शन 8 कंपनी को आखिर में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ये नाम लगाने की जरूरत नहीं है, उसकी लाइबिलिटी वगैरह लिमिटेड रहेगी राइका कंपनी, बट ये वर्ड आखिरी में लगाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज जो लिमिटेड कंपनी है उसको आखिरी में लिमिटेड लगाना पड़ता है, प्राइवेट लिमिटेड को प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ता है, ओपीसी को ओपीसी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय इश्यूइंग लाइसेंस ऑन सच कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट, देन द रजिस्ट्रार शैल ऑन एप्लीकेशन रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन अंडर दिस सेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद में रजिस्ट्रार जो है ऑन द एप्लीकेशन आपकी कंपनी को रजिस्टर कर लेगा एज अ सेक्शन 8 कंपनी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में इसको, अब देखो अपन ने बोला लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, बट क्लासिफिकेशन के लिए इसको क्या समझा जाएगा? प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस किसके जैसे रहेंगे? लाइक अ लिमिटेड कंपनी, ठीक है। देन रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। अब ये कंपनी जो है सेक्शन 8 वाली वो अच्छे से काम नहीं कर रही, बदमाशी कर रही, जो बोला था वो नहीं कर रही, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट may by order revoke the license if the company contravenes any of the requirements of the or the conditions of this section, right, where the affairs are conducted fraudulently or violative of the objects of the company or prejudicial to the public interest। अगर वो कुछ फ्रॉडुलेंटली अफेयर्स कंडक्ट कर रही है अपने, या फिर जो बोला था मैं चैरिटी करूंगी और कर रही है बिजनेस, राइट, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा रही है, पब्लिक के कुछ अगेंस्ट काम कर रही है, ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव एन ऑर्डर टू रिवोक द लाइसेंस, बाय एन ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस। जैसे ही रिवोकेशन हो जाएगा वैसे ही क्या होगा? रजिस्ट्रार उसके नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जैसा भी है वो नाम एक लगा देगा। बट ये रिवोकेशन करने के पहले गवर्नमेंट ने क्या करना होगा? रिटर्न नोटिस देना होगा कि भाई मैं तेरा नाम ऐसा ऐसा करने वाली हूं, तेरा मतलब रिवोकेशन करने वाली हूं, एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देना पड़ेगा उस कंपनी को। वेयर द लाइसेंस इज रिवोक्ड। अब लाइसेंस रिवोक करने के बाद में बस छोड़ देगी क्या गवर्नमेंट? नहीं, वहां पर देखो पब्लिक के लिए बनाई गई थी कंपनी, चैरिटी के लिए, तो वहां पर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट में इन पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्डर दैट कंपनी टू बी अमालगमेटेड विद अनदर कंपनी। वो हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे दे कि ये कंपनी को दूसरी ऐसी सेम कंपनी के साथ में अमालगमेट कर लिया जाए। अब अमालगमेट करने के बाद में नई कंपनी के राइट्स कैसे रहेंगे, किसके क्या ड्यूटीज रहेगी, किसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर्टीज वगैरह, ये सब कुछ वो बोलते हैं हम बताएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है हम बताएंगे। विद सच कॉन्स्टिट्यूशन, प्रॉपर्टीज, पावर्स, राइट्स, इंटरेस्ट, अथॉरिटीज, प्रिविलेजेस, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। या फिर वो सिंपली बोल सकती है कि ये कंपनी वाइंड अप कर लो, या तो अमालगमेट का ऑर्डर दे सकती है या वाइंड अप का ऑर्डर दे सकती है। ऑप्शन किसके पास में है? कंपनी के पास में है क्या? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में।
पेनल्टी फॉर पनिशमेंट और इन कॉन्ट्रावेंशन, अगर कोई भी कंपनी डिफॉल्ट करती है, राइट, इन मतलब इन दिस, ये जो प्रोविजंस है इसको कंप्लाई करने में कुछ गलती करती है, डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन, देन कंपनी शैल विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी अदर एक्शन अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन पेनल्टी एंड पनिशमेंट के लिए लायबल रहेगी। देखो ऊपर वाला वो रिवोकेशन प्लस अमालगमेशन ये सब तो हो ही सकता है, वो तो होगा ही, प्लस पनिशमेंट पेनल्टी भी लगेगी ये वाली। कंपनी को पनिशेबल विथ फाइन नॉट लेस देन 10 लाख, बट कहां तक एक्सटेंड हो सकता है, 1 करोड़ रुपीस, 10 लाख टू 1 करोड़। कंपनी को इससे ज्यादा पनिशमेंट तो दे नहीं सकते, जेल तो भेज नहीं सकते, तो क्या करेंगे, डायरेक्टर एंड एवरी ऑफिसर ये क्या रहेंगे, ये भी पनिशमेंट के लिए लायबल रहेंगे, पनिशमेंट नहीं पेनल्टी के लिए लायबल रहेंगे, ऑफ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज बट मे एक्सटेंड टू 25 लाख रुपीज। दूसरा, अगर फ्रॉड हुआ है ऐसा प्रूव हुआ है ना, प्रोवाइडेड वेदर इट इज प्रूव दैट अफेयर्स कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली, तो हर ऑफिसर इन डिफॉल्ट को सेक्शन 447 के अंडर भी पनिशमेंट मिलेगी, वहां पर जेल वगैरह ये सब चीजें हो सकती है। सेक्शन 447 बेसिकली फ्रॉड रिलेटेड बात करता है। कॉन्ट्रावेंशन के लिए कंपनी को क्या पनिशमेंट या फिर क्या लाइबिलिटी, क्या पेनल्टी लगेगी, 10 लाख टू कितना, पनिशेबल विद अ फाइन नॉट लेस देन 10 लाख बट मे एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीस। कंपनी के लिए 10 लाख से 1 करोड़, राइट। एवरी ऑफिसर और रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, डायरेक्टर जो डिफॉल्ट में है उसके लिए 25,000 से लेकर के 25 लाख रुपीस, और अगर फ्रॉड हुआ है तो उस केस में डायरेक्टर और ऑफिसर इन डिफॉल्ट उनके लिए सेक्शन 447 भी के अंदर भी वो लायबल रहेंगे ना। सेक्शन 8 के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बोलते हैं वही सब ऊपर के रिपीटेशन, प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए मिनिमम कैपिटल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रॉफिट्स प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के लिए अप्लाई करने हैं, डिक्लेयर डिविडेंड नहीं कर सकती वो, कोई भी डिविडेंड कोई भी डिक्लेयर नहीं कर सकती, इस पर भी एक कुछ तो भी छोटा सा क्वेश्चन आया था। स्पेशल लाइसेंस रिक्वायर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ये वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रिवोक करके उसका स्टेटस चेंज कर सकती है, वाइंड अप करने का ऑर्डर दे सकती है, अमालगमेशन का भी दे सकती है। ये चार जो रिक्वायरमेंट्स है ये अपने को स्पेसिफिकली ऊपर नहीं दी गई है, शॉर्ट में एडिशनल दे दी गई है, एक बार इसको ध्यान में रखना। वैसे तो ये इंटर लेवल पर ज्यादा रिलेवेंट है बट अपने को दी हुई है शॉर्ट में 4 लाइंस, तो वो देख लेना बस। क्या, जनरल मीटिंग 14 दिन की नोटिस पर बुलाई जा सकती है ऐसी कंपनीज में। नॉर्मली कंपनीज को 21 डेज क्लियर नोटिस देना पड़ता है, बट यहां पर सेक्शन 8 वाली को 14 डेज की नोटिस भी दी हुई चलेगी, 14 डेज में वो अपने मेंबर्स की मीटिंग बुला सकती है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इसकी भी प्रोविजन होती है बट वो ये कंपनी को अप्लाई नहीं होती। प्लस नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ऐसी भी डायरेक्टर की कमेटी बनानी पड़ती है, वो भी यहाँ पर लागू नहीं होता, उनको भी सेक्शन 8 वालों को ये कमिटीज बनाने की भी जरूरत नहीं है। एंड पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, पार्टनरशिप फर्म भी इसमें जो है मेंबर बन सकती है। देन डॉर्मंट कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी मतलब क्या, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। देखो एक ऐसी कंपनी जिसका अभी एक्चुअली कोई काम नहीं है, ठीक है, वो कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए आगे चलकर काम होने वाला है, अभी सिर्फ हमने बना करके रखी है, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ये होल्ड करने के लिए सिर्फ वो कंपनी बनाई गई है। उसके अलावा देयर आर नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, राइट, तो ये कंपनी अप्लाई कर सकती है फॉर द क्लासिफिकेशन एज डॉर्मेंट, या फिर कोई इनएक्टिव कंपनी भी अप्लाई कर सकती है फॉर क्लासिफिकेशन एज डॉर्मेंट। अब इनएक्टिव कंपनी मतलब क्या, इनएक्टिव मतलब विच हैज नॉट बीन कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और ऑपरेशन और हैज नॉट मेड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स।
और नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। देखो, एक तो ऐसी कंपनी जो कि क्या है, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई है, अभी कुछ काम धाम नहीं है उसका, या फिर वो सिर्फ कोई असेट होल्ड करने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए जो है बनाई गई है, या फिर कोई इनएक्टिव कंपनी। वो कंपनी क्या कर सकती है, मे मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। इनएक्टिव का उन्होंने मतलब दिया है जो कि बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रही है, कोई ऑपरेशन नहीं कर रही है, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, या फिर उसने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न्स वगैरह फाइल नहीं किया है, तो उस केस में इट कैन बी इनएक्टिव कंपनी, ऐसा उसको बोल सकते हैं। अब वो बोलते हैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में नहीं, क्या ये चीजें नहीं आती? कौन सी? पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू रजिस्ट्रार, पेमेंट टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट और अदर लॉ की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, नॉर्मल रेगुलर पेमेंट करने के लिए रजिस्ट्रार को फीस वगैरह, शेयर्स अलॉट करने के लिए, या फिर अपने ऑफिस को मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए खर्चा वगैरह जो किया जाता है, इसको हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं बोलते। ठीक है, ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, ये तो होते ही है, राइट, इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं बोल सकते। इसके अलावा कुछ अगर हो रहा है तो फिर बोलो तुम सिग्निफिकेंट कुछ, तो बट इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे। मतलब तुम ये चीजें कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम तुमको ऐसा ही समझेंगे कि तुम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो। देन निधि कंपनी। निधि कंपनी क्या है? निधि या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी मीन्स अ कंपनी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट may by notification in the official gazette declare to be निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। एक ऐसी कंपनी जिसको बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया है कि ये निधि या म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी है। मेन वहां पर पर्पस क्या होता है निधि कंपनी का? फॉर कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स अमॉन्ग मेंबर्स। मेंबर्स में सेविंग वगैरह की हैबिट डेवलप कराना निधि कंपनी का मोटिव रहता है। लास्ट इज PFI, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। PFI क्या बोलता है? PFI इस पे भी क्वेश्चन आया था लास्ट अटेम्प्ट में, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। PFI क्या बोलता है? बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 272 फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रिगार्डेड एज PFI। इन इंस्टीट्यूशंस को हम PFI मानेंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन established under LIC Corporation Act, LIC Act 1956, Infrastructure Development Finance Company Limited, Specified Company referred to in Unit Trust of India, Transfer of Undertaking and Repeal Act। यहाँ पर अपन ने बोला था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में उसके 2 पार्ट्स थे, उसमें से एक स्पेसिफाइड कंपनी का है, जस्ट एक ध्यान में रखने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 4A2 ऑफ कंपनीज एक्ट, सो रिपील्ड अंडर 456 ऑफ दिस एक्ट। पुरानी कंपनीज एक्ट में कुछ नोटिफिकेशन उन्होंने कोई इंस्टीट्यूशन को नोटिफाई किया था कि ये PFI है, वो अब रिपील होकर के अंडर दिस सेक्शन न्यू एक्ट में आए हैं। वो वाले सारे इंस्टीट्यूशन प्लस और कोई भी इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है इन कंसल्टेशन विद RBI। ये 5 नाम उन्होंने पूछे थे, बताओ कौन से है PFI। अब देखो ऊपर के 4 तो स्पेसिफिक दिए हैं कि ये चारों जो है वो है। 5वां क्या दिया है अपने को? सच अदर इंस्टीट्यूशन एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद RBI। बट सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मर्जी से किसी को भी नोटिफाई कर सकती है क्या? नहीं। नोटिफाई करने के लिए भी कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। क्या? इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, ऐसा इंस्टीट्यूट जिसको आप नोटिफाई कर रहे हो, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड by or under any central or state act other than this act or previous company law। कंपनीज एक्ट या प्रीवियस कंपनीज एक्ट के अलावा और कोई सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंदर वो इंस्टीट्यूशन बना है, या फिर और नॉट लेस देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंटर प्लस स्टेट, या फिर मल्टीपल स्टेट। ऐसा जो कॉम्बिनेशन गवर्नमेंट कंपनी में था वैसा ही कॉम्बिनेशन दिया है, पार्टली बाय 1 और मोर स्टेट एक्सेट्रा चलेगा।
ठीक है। एक आखिरी छोटा सा कवर कर ले, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल में क्या बोला था आपने को, इन रिलेशन टू अ कंपनी वर्ड कैपिटल मीन्स अ शेयर कैपिटल, राइट। कैपिटल मतलब क्या, शेयर कैपिटल, अपना जो इन टर्म्स ऑफ सो मेनी रुपीज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। एक कैपिटल फॉर एग्जांपल 1 लाख का कैपिटल है, डिवाइडेड बाय 10, 10 रुपए का एक शेयर है, तो कितने हो गए, 10,000 शेयर्स, राइट। द कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज इन अदर वर्ड्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्संस फॉर्म द कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब ऑब्वियसली शेयर्स लोगों को इश्यू किए जाते हैं, लोग सब्सक्राइब करते हैं उसको, लोग पैसे देते हैं, वही पैसा मिलकर के बनता है कंपनी का कैपिटल। द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल टू विच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड इज हिज शेयर। जो एक प्रोपोर्शन, जितना भी वो होल्ड करता है, 0.1% वगैरह जो भी, वो उसका उतना शेयर है। अब ये क्लासिफिकेशन जो है अपने पास में कुछ दिया था। सबसे पहले सबसे ऊपर क्या था, नॉमिनल और ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल। ये क्या था, ये सेक्शन 28 में फॉर्म ऑफ कैपिटल हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 28। इट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, सच कैपिटल एज इज ऑथोराइज्ड बाय मेमोरेंडम टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। एक ऐसा कैपिटल जो मैक्सिमम कंपनी रेस कर सकती है, मतलब एक कंपनी की मैक्सिमम लिमिट कि हम अपने इसमें इतना कैपिटल रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़, राइट। इसी के साथ कंपनी इज सेड टू बी रजिस्टर्ड, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट विच इज ऑथोराइज्ड, एंड इसी पर वो एक स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भी शुरुआत में रजिस्ट्रेशन के टाइम पर भरना पड़ता है, अपॉन विच इट पेज द स्टैम्प ड्यूटी। यूजुअली जो ये अमाउंट है, ये डिटरमाइन कैसे करता है कोई भी कंपनी, कि भाई अपने को कितना खर्चा लगने वाला है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, रिजर्व कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, इट इज ऑन दैट बेसिस इट इज एस्टिमेटेड, ठीक है। कुछ भी अमाउंट रख सकते हैं कि अपन 500 करोड़ 1000 करोड़ रखने को रख सकते हैं, बट उसके इसमें फिर अपने को उतनी ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी भी भरनी पड़ेगी। एक प्रॉपर एस्टिमेट मैक्सिमम कितना हो सकता है बस कंपनी का वो बोलता है। अब पूरा 100 करोड़ एक बार में ही इशू कर दे ऐसा जरूरी तो नहीं। इशूड कैपिटल क्या होता है नेक्स्ट, जो कि कंपनी ने इशू किया है फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक। इश्यूज फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन, कि लो भाई ये शेयर्स इतने सब्सक्राइब कर लो, हमको इतने के लिए पैसे दे दो, राइट। फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ अपन ने बोला 10-10 रुपए के अगर शेयर्स है, तो 10 करोड़ शेयर्स है, 10 करोड़ में से अभी उन्होंने कितने निकाले, 4 करोड़ शेयर्स ही निकाले इशू करने के लिए। ले लो 4 करोड़ शेयर्स ले लो, which is offered by the company for subscription and include shares allotted for consideration other than cash। यहाँ पर पैसों में या फिर पैसों के अलावा, मतलब कोई कोई ऐसा होता है शेयर्स अलॉट किए जाते हैं अदर देन कैश, किसी ने कोई असेट लाया फॉर एग्जांपल कंपनी में, उसको पैसों, उसको जो है एसेट के पैसों के बदले शेयर्स दे दिए, ऐसा भी हो सकता है। अगर 4 करोड़ शेयर्स इशू सब्सक्राइब हो गए तो इट बिकम 40 करोड़ अपना क्या बन जाएगा, इशूड कैपिटल। ऑब्वियसली हमेशा ऑथोराइज कैपिटल एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसमें से इशूड वगैरह थोड़ा कम कम अमाउंट रहता है। उसके बाद में होता है सब्सक्राइब कैपिटल। अच्छा एक और चीज, शेड्यूल 3 मेक्स इट ऑब्लिगेटरी फॉर अ कंपनी टू डिस्क्लोज इशूड कैपिटल इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपके इशूड कैपिटल आपने बताना जरूरी है एज पर शेड्यूल 3। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, इशूड कैपिटल का वो पार्ट जो कि पब्लिक सब्सक्राइब करती है for the time being subscribed by the members of the company, right। 4 करोड़ शेयर्स इशू किए, हो सकता है पब्लिक पूरे 4 करोड़ सब्सक्राइब ना करे, एक्सेप्ट ना करे। नॉर्मली आज के तारीख में नहीं होता है ऐसा, सब लोग सब्सक्राइब कर ही लेते हैं, बट हो सकता है कि ना भी करें। सब्सक्राइब कैपिटल इन मोस्ट केसेस विल बी लाइक इशूड कैपिटल ओनली, 40 करोड़ 40 करोड़। It is a nominal amount of shares taken up by the public, ठीक है।
ये वाला पॉइंट अपन बाद में आते हैं। नीचे है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप मतलब अब 4 करोड़ शेयर्स इशू कर दिए 10 रुपए के, बट पूरे 10 रुपए हो सकता है कंपनी को अभी जरूरत नहीं है, वो ओवर द टाइम मंगाएंगी। अभी सिर्फ कितने मंगाए उसने, 7 रुपए ही मंगाए, तो वहां पर कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा, 7 इंटू 4 करोड़, 28 करोड़ विल बी द कॉल्ड अप कैपिटल। Defines called up capital as such part which has been called up for payment. It is a total amount called up on the shares issued. एंड लास्ट क्या है, पेड अप कैपिटल। अब 7 रुपए मंगाए हैं, बट हो सकता है कोई कोई बदमाश लोग पूरे 7 रुपए ना दे, कुछ अमाउंट बाकी रह गए। फॉर एग्जाम्पल 4 करोड़ में से 10 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने 2 रुपए पे नहीं किए, उस केस में 20 लाख क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर, ड्यू है पर अभी पे नहीं किए उन्होंने। उस केस में फिर पेड अप कैपिटल अल्टीमेटली मेरा क्या हो जाएगा, कॉल्ड अप कैपिटल 28 करोड़ माइनस जो कॉल्स इन एरियर है 20 लाख के, वो दैट इज 27 करोड़ 80 लाख रुपीस। टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड एज पेड अप शेयर, एज पेड अप ऑन द शेयर्स इशूड। ये हमेशा अपने को जो रेफरेंस आता है वो इसी का आता है, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज द टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड एज पेड अप ऑन द शेयर्स इशूड। यहां तक सब लोग है क्या, ठीक है सब? ओके, लास्ट पॉइंट एक सुन लो, छोटा सा पॉइंट है बट मुझे लगता है ऐसा इंट्यूटिवली कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे पॉइंट्स आजकल आईसीआई पूछती है बार बार, इसीलिए ये वाला पॉइंट इसको मार्क भी कर लेना। क्या बोलते हैं वो, जहां पर वेयर एनी नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, अदर ऑफिशियल कम्युनिकेशन, बिजनेस लेटर, बिल हेड, लेटर पेपर, अगर कोई भी कम्युनिकेशन पर या फिर कोई भी अपने डॉक्यूमेंट पर कंपनी जो है ऑथोराइज कैपिटल मेंशन करती है, अगर कोई भी अपने बिजनेस लेटर हेड वगैरह कोई भी इस पर बिल पर वगैरह काय पे भी अगर वो क्या करती है, ऑथोराइज कैपिटल मेंशन करती है, उसको सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल भी इक्वली सेम शब्दों में, इक्वली कॉन्स्पिक्यूअस कैरेक्टर्स में मेंशन करना पड़ेगा। States the authorized capital, the subscribed and paid up must also be stated equally conspicuous character. अगर डिफॉल्ट होता है इसमें तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इज लायबल टू अ पेनल्टी एक्सटेंडिंग टू 10,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। कंपनी पे लाइबिलिटी पेनल्टी लग सकती है 10,000 तक की, एंड एवरी ऑफिसर पर जो कि डिफॉल्ट में है उस पर लग सकती है 5,000 रुपए तक की। क्यों है ये, क्योंकि लोग पहले सिर्फ ऑथोराइज कैपिटल मेंशन कर देते थे बट सब्सक्राइब पेड अप मेंशन नहीं करते थे। ऐसा लगता था लोगों को देख करके कि बहुत बड़ी कंपनी है बट ऑथोराइज कैपिटल बड़ा है, बट एक्चुअली कैपिटल उनका कम रहता था। ठीक है, आईसीआई आजकल टेंडेंसी उनकी ऐसी है, बीच में से कोई भी छोटा पॉइंट वो पूछ लेते हैं, इसलिए ये एक आधी बार हो सकता है। इंपॉर्टेंट, मार्क कर लिया सबने? परफेक्ट, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। रुकते हैं आज के लिए यहाँ पर, विल कंटिन्यू टुमारो। जय श्री राम, हैप्पी राम नवमी टू ऑल ऑफ यू।